हेलो दोस्तों। जब आप खुले आकाश के तले बैठते हैं तो वहाँ आपको क्या दिखाई देता है? चांद, तारे, सूरज और कुछ ग्रह। लेकिन हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है कि ये सब चीज़ें भी इसमें बोनी दिखाई पड़ती है। लगभग खाली पड़े इस आकाश में कुछ ऐसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनके सामने फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। और ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है ब्लैक होल। शायद ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी पिंड, जो कि मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में मानव की जिज्ञासा का एक अहम केंद्र बिंदु बन गया है। किसी चीज के लिए ब्लैक होल शब्द सबसे पहले जॉन वेलर ने यूज किया था। ब्लैक होल यानी कोई ऐसी चीज जिसके गुरुत्वाकर्षण से लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। क्वांटम मैकेनिक्स की वेव पार्टिकल डुअलिटी हमें बताती है कि लाइट एक वेव और एक पार्टिकल दोनों है। यदि वो एक वेव है तो ग्रेविटी उस पर कैसे असर करेगी ये पक्का नहीं था, पर यदि वो एक पार्टिकल है तो किसी गेंद या उल्कापिंड की तरह ही ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचेगी। असल में लाइट को गेंद या उल्कापिंड से कंपेयर करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो एक कांस्टेंट भी है। तो ग्रेविटी कैसे लाइट को प्रभावित करती है, ये रहस्य तब सामने आना शुरू हुआ जब साल 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। ये थ्योरी इतनी ज़बरदस्त थी कि आने वाले कई साल तो वैज्ञानिकों को इसके इम्प्लीकेशंस समझने में ही लग गए। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास स्पेस टाइम फैब्रिक के कर्व होने से सीधी रेखा में चलते ऑब्जेक्ट्स उस पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं और हमें फील होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे रबर की एक मेम्ब्रेन पर कोई ऑब्जेक्ट एक गड्ढा सा बना लेता है और कोई छोटी बॉल यदि उस मेम्ब्रेन पर रुड़काई जाए तो वो उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर ठीक उसी तरीके से घूमती है जैसे कोई ग्रह सूरज के चारों ओर घूम रहा हो। हम जितना भारी ऑब्जेक्ट उस मेम्ब्रेन पर रखेंगे, गड्ढा उतना ही बड़ा और गहरा होगा। लेकिन यदि हम उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को बढ़ाते ही जाएं, तब क्या होगा? एक समय पर आकर वो मेम्ब्रेन उस ऑब्जेक्ट के भार को सहन ना कर सकेगी और थोड़ा भी वजन बढ़ने पर वो वहाँ से फट जाएगी। ब्लैक होल्स ऐसे ही होते हैं। इस ब्रह्मांड में जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि स्पेस उसे और नहीं संभाल सकता, तब वहाँ एक छेद निर्मित होता है। उसे ही कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। इतने अनोखे कि न जाने कितने तारामंडलों को धारण करने वाले आकाश को, स्पेस को भी ये धराशायी कर देते हैं। यहाँ प्रकृति का कोई भी नियम काम नहीं करता। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति में ऐसी स्थिति बनती ही क्यों है? एक ब्लैक होल कैसे जन्म लेता है? ये जानने के लिए हमें समझना होगा तारों यानी स्टार्स की लाइफ साइकिल को। जब बहुत सारी गैस, मेनली हाइड्रोजन, इकट्ठी होकर अपनी ही ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने लगती है, तो इन सिकुड़ती हुई गैसों के पार्टिकल्स आपस में तेजी से और जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं और इस प्रोसेस में बनती है हीट। जैसे जैसे ये गैस के बादल बड़े होते हैं और इनका मास हमारे सन के मास के आसपास पहुंच जाता है, इनके केंद्र में ग्रेविटेशनल पुल इतना बढ़ जाता है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर एक हीलियम का एटम फॉर्म कर लेते हैं। इस प्रोसेस में बहुत बड़े स्तर पर हीट रिलीज होती है। यही हीट तारों की चमक के लिए जिम्मेदार है और इसी हीट के कारण एक तारे के कोर में बाहर की ओर बड़े पैमाने पर प्रेशर पैदा होता है, जो कि अंदर की तरफ लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करके तारों को उनका आकार लेने में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम कोई गुब्बारा फुलाते हैं, हवा उसके अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगाती है और साथ ही गुब्बारे की सतह टेंशन के जरिए उस हवा को अंदर धकेलती है। ये दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस करके गुब्बारे को उसका निश्चित आकार देते हैं। ध्यान रखना, कोई तारा केवल तभी तक तारा बना रह सकता है जब तक ये बाहर से और भीतर से लगने वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं। इनमें से कोई भी बल क्षीण हुआ कि तारा नष्ट हो जाएगा। और क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल केवल तारे के मास और उसके रेडियस पर ही डिपेंड करता है, इसलिए वो तो कम नहीं होने वाला। तो बचा क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा हुआ आउटवर्ड प्रेशर। समय के साथ साथ तारों की कोर में हीट और प्रेशर बढ़ते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन में काफ़ी गति देखने को मिलती है। तारा और चमकदार मालूम पड़ता है। पर यह हमेशा नहीं चल सकता। एक समय आता है जब तारे के अंदर मौजूद न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता है, यानी लगभग सारे हाइड्रोजन के एटम्स हीलियम में बदल चुके होते हैं। अब समय है तारे के दूसरे जन्म का। क्योंकि तारे की कोर अब ठंडी हो चुकी है, वहाँ कोई न्यूक्लियर फ्यूल जलने के लिए शेष नहीं बचा,
इसलिए अब वो अपनी ही ग्रेविटी के भार को सहन नहीं कर पाएगा और प्रकृति का ऐसा फिनोमिना उसे अपनी चपेट में ले लेगा जिससे गुजरकर निर्माण होता है दैत्य रूपी ब्लैक होल्स का। एक तारे के मरने के बाद उसका क्या होता है? जनरल रिलेटिविटी पर बेस्ड इसकी कैलकुलेशंस साल 1928 में एक भारतीय ग्रेजुएट छात्र सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इंग्लैंड की अपनी समुद्र यात्रा के दौरान कर ली थी। चंद्रशेखर ने इस पर काम किया कि कितना बड़ा तारा अपने न्यूक्लियर फ्यूल के खत्म होने पर भी खुद की ग्रेविटी को संभाले रह सकता है। आइडिया ये था कि जैसे जैसे तारा सिकुड़कर छोटा होगा उसमें मौजूद मैटर के एटम्स एक दूसरे के बेहद पास आ जाएंगे, इतने पास कि उन एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करने लगे। लेकिन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऐसा होने से रोकता है। एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम स्टेट सेम नहीं हो सकती और इसीलिए तारे के अंदर एक दूसरी तरह का रिपल्सन पैदा होता है जो एक बार फिर से उसके ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करके तारे को उसका रेडियस मेंटेन करने में मदद करता है। यही काम पहले हीट ग्रेविटी को बैलेंस करके कर रही थी। चंद्रशेखर को लेकिन ये भी समझ आ गया था कि पाउली एक्सक्लूजन से पैदा हुए रिपल्सन की भी एक सीमा है। एक सीमित मास का तारा ही ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बच सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक मरते हुए तारे का द्रव्यमान उस सीमा से ज़्यादा हुआ तो पाउली एक्सक्लूजन से पैदा हुआ रिपल्सन भी उसकी ग्रेविटी के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। चंद्रशेखर ने कैलकुलेशंस से बताया कि यदि किसी तारे का मास 1.4 सोलर मासेस से कम है तो उसका ईंधन खत्म होने पर भी वो ब्लैक होल नहीं बन सकता, वो एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में जन्म लेगा। मास की ये लिमिट चंद्रशेखर लिमिट के नाम से अब जानी जाती है, हमारे सूर्य के मास के 1.4 टाइम्स। चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा द्रव्यमान का तारा ग्रेविटेशनल कोलैप्स का आसान शिकार है। दरअसल डाइंग स्टार्स की एक दूसरी फाइनल स्टेट भी पॉसिबल है, न्यूट्रॉन स्टार्स। ऐसे तारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर टिके रहते हैं और इनका रेडियस व्हाइट ड्वार्फ से भी काफ़ी कम होता है। वो तारे जिनके मास को कोई भी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं संभाल सकता आखिरकार ब्लैक होल्स को जन्म देते हैं, या यूँ कहूँ कि वो खुद ब्लैक होल्स के रूप में जन्म लेते हैं। यकीनन ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के वो डार्क स्पॉट्स हैं जिन्हें हम आंखों से तो नहीं देख सकते, पर उनकी मौजूदगी जनरल रिलेटिविटी जैसी थ्योरी से साफ जाहिर है। ब्लैक होल्स जितने मिस्टीरियस खुद हैं उतनी ही मिस्टीरियस उनकी संरचना भी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर इसके अंत तक की सभी घटनाएं ब्लैक होल्स के जरिए शायद समझी जा सकती है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगा और आगे की वीडियोस में हम एक्सप्लोर करेंगे इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स और दूसरे कई सारे फिनोमिना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी फिजिक्स को एक्सप्लोर करने की हमारी ये दौड़ जारी रहे।